नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है तो बाइडेन ने पेंटागन को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। मतलब एक चिंगारी की देर है और फिर परमाणु धमाके से बच पाना बेहद ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि उंगलियां रेड बटन पर हैं। क्रेमलिन में हलचल बहुत तेज है। पुतिन आर्मी के टॉप कमांडर, रूस के खुफिया एजेंसी केजीबी के सीक्रेट एजेंट और अपनी कोर न्यूक्लियर टीम के साथ एक्शन में है। सामने यूक्रेन का नक्शा है। नक्शे पर यूक्रेन के सारे परमाणु संयंत्रों की डिटेल है। रिवनो, शेमेलनित्स्की, साउथ यूक्रेन, जापोरेजिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही डर्टी बम बना रहे हैं। इधर पुतिन ने रूस का न्यूक्लियर बम दागने वाला डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया है। कामचटका प्रायद्वीप से पुतिन न्यूक्लियर ड्रिल देखकर लौटे हैं और अब डेड हैंड सिस्टम सक्रिय कर दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एटम अटैक के लिए उंगली बटन पर है। डेड हैंड सिस्टम के एक्टिव होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। डेडली डेड हैंड सिस्टम की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले जिसके खिलाफ पुतिन ने न्यूक्लियर बम एक्टिवेट किया है उसका रिएक्शन देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंटागन के अपने टॉप डिफेंस स्टाफ से न्यूक्लियर बम एक्टिव करने के प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन के किसी भी परमाणु हमले को वक्त रहते नेस्तनाबूद करने के लिए बाइडेन के सामने रूस का नक्शा है। प्लान है कि पुतिन ने कोई भी परमाणु गलती की तो निशाना सीधे मॉस्को होगा। पुतिन फुल ऑन रेडी हैं, बाइडेन बिल्कुल तैयार हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिरा देंगे। इस बीच चीन की भी यूक्रेन जंग में एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग की नजर हर न्यूक्लियर एक्शन पर है। ब्रिटेन बारंबार कह रहा है कि पुतिन को रोकना होगा। Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का मतलब क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले न्यूक्लियर वॉर की फुल प्लानिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई है वो देख लीजिए। पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे का आधार देख लीजिए। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर भी जाना जाता है। डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। दुश्मन के परमाणु हमले के दौरान ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। टॉप के कमांडर के ऑर्डर मिलते ही रॉकेट ट्रांसमिट सिस्टम से मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। इसके साथ डेड हैंड सिस्टम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम है, जिसमें से करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु बम से लैस मिसाइलें सबमरीन में सुरक्षित रहती हैं, जो डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु युद्ध की सूरत में परमाणु बम से जवाब देंगे। डेड हैंड सिस्टम पुतिन ने इसलिए सक्रिय किया है क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका रूस की ओर अपने 100 न्यूक्लियर मिसाइल भेजता है
तो इसे रूस पहुंचने में 10 से 15 मिनट का जो वक्त लगेगा उसमें जवाबी एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपने किसी नाटो देश के भीतर से रूस पर परमाणु हमला करता है तो रूस को सिर्फ 3 से 4 मिनट वक्त ही मिलेगा। उस स्थिति में डेड हैंड रूस की ओर से खुद ब खुद परमाणु बम की बारिश कर देगा। मतलब सब कुछ स्वाहा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को रूस अगर न्यूक्लियर बम से नष्ट करना चाहे तो उसकी परमाणु से लैस मिसाइलें हो सकती हैं कि अमेरिका जाते वक्त किसी और राह में पड़ने वाले देश पर भी गिर जाए और अमेरिका के पहले ब्राजील या मैक्सिको रूस के हमले में तबाह हो जाए। Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. На Купянском направлении противник силами до 2 ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. पुतिन परमाणु हमले के लिए कितने तैयार हैं? इसका नक्शा यूक्रेन ने बताया है। उसका कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिराएंगे, तो रूस भी कह रहा है कि यूक्रेन तो डर्टी बम वाले उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ये डर्टी बम क्या है, जरा ये भी समझ लें। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोट के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इस बम में परमाणु बम की तरह ज्यादा उन्नत रेडियोधर्मी पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से परमाणु बमों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्हें किसी वाहन में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। एनजोर एटम नाम की कंपनी ने यह दावा किया है कि रूस अपने कब्जे वाले एक परमाणु प्लांट पर डर्टी बम तैयार कर रहा है। एनजोर एटम ही यूक्रेन के पावर प्लांट्स को संचालित करती है। मतलब ज़ेलेंस्की के दृश्य स्पष्ट है कि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन की जमीन के किसी टुकड़े को न्यूक्लियर के जहर से शमशान में तब्दील कर सकते हैं। बाइडेन के सामने भी ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा जितनी तैयारी यूक्रेन में हो रही है उससे बड़ी लड़ाई की तैयारी अमेरिका कर रहा है। न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देने की तैयारी। अमेरिका की जल शक्ति ड्रिल कर रही है। अमेरिका की नेवी ने वर्जीनिया से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस लॉन्च का मकसद है न्यूक्लियर हमले की सूरत में अमेरिका को बचाना। बाइडेन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन की दशा और दिशा दोनों बदल दी जाएगी अगर परमाणु अटैक हुए तो। लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया के पास इतना वक्त बचेगा कि मानवता किसी काबिल नतीजे पर पहुंच सके और आगे किसी तरह के युद्ध को रोक सके? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। जहां बाइडेन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस डर्टी बम या परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये अभी तक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गंभीर गलती होगी। बाइडेन की इन धमकियों का पुतिन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के बम ब्लास्ट में बिखरने के बाद पुतिन बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। उन्हें लंबे खिंचते युद्ध से अब मुक्ति चाहिए और जमीन पर आलम यह है कि रूस के ड्रोन वाले घातक प्रहार के बावजूद ज़ेलेंस्की जवाबी कार्रवाई करने में समर्थ है। Найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції
з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи. दुनिया में परमाणु हड़कंप सिर्फ पुतिन के ताजा एक्शन और बाइडेन के अपडेट रिएक्शन के कारण ही नहीं बचा है। पुतिन का इतिहास भी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की ओर धकेलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ अप्रत्याशित ही करते हैं। 8 महीने पहले जब रूस ये चेतावनी दे रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला कर देगा, तब दुनिया यही कह रही थी कि ये दौर जंग का नहीं है। ऐसे में रूस केवल धमकी ही नहीं दे रहा है। उस समय रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर फाइटर जेट उड़ाकर भी शक्ति प्रदर्शन किया था। तब भी यही माना जा रहा था कि जंग के हालात तो नहीं बनेंगे, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया और अब 8 महीने गुजर गए। पूरी दुनिया को जिस हमले की इतनी उम्मीद नहीं थी, वो रूस ने किया। ऐसे में रूस का परमाणु हमले की चेतावनी देना, पुतिन का परमाणु बल का अभ्यास देखना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि पुतिन के इस कदम से दुनिया में हड़कंप है। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, इस पर बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि वो अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास कर रहा है। लेकिन रूस का ये परमाणु अभ्यास जंग के उस दौर में हुआ है जब लग रहा है कि शायद परमाणु हमला ही पुतिन के सामने विकल्प बचा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट करके इसका दोष रूस पर मढ़ना चाहता था। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि उसे संदेह है कि रूस अपने ही फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की योजना बना रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी राष्ट्र पोलैंड के प्रशासन का कहना है कि वो युद्ध में परमाणु या रासायनिक हथियारों के उपयोग की प्रबल संभावनाओं की तैयारी को लेकर पुतिन की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के क्षेत्र में झटका लगने पर पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जंग वहां है जहां कुछ भी कभी भी घट सकता है और इनमें से किसी का नतीजा शायद शांति नहीं होने वाली, क्योंकि जंग भले यूक्रेन के खिलाफ है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जंग असल में लड़ रहा अमेरिका है जिसके पास परमाणु बम भी है और पुतिन को जवाब देने की ताकत है। रूस यूक्रेन महायुद्ध हर दिन नया इतिहास लिख रहा है। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार हर मर्तबा पुतिन के हमले से कहीं ज्यादा जोरदार हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। पुतिन ने एक ऐसी बटालियन बनाई जिसमें आईटी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और गेमर भी। मतलब पुतिन ज़ेलेंस्की के हमले का अब हाईटेक जवाब देंगे। पुतिन की ये हाईटेक लेकिन क्रूर सेना आखिर कैसी है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पुतिन ने हैकर आर्मी बनाई। दुनिया भर से गेमर तलाश रहे पुतिन। साइबर वॉर शुरू करेगा रूस। ज़ेलेंस्की पर हाईटेक हमला। जिस युद्ध का नतीजा ये मिसाइल नहीं निकाल पाए, जिस युद्ध को ये टैंक नहीं पलट पाए, जिस जंग की बाजी को जंगी जेट नहीं जीत पाए, उस युद्ध में अब बहुत बड़ा होगा, विस्फोटक होगा, विध्वंसक होगा, क्योंकि अब लड़ाई होगी हाईटेक। हथियार होंगे हैरत अंगेज, योद्धा होंगे अनदेखे। रूस यूक्रेन युद्ध में मिसाइलों की गूंज जिस दिन आसमान में सुनाई दी थी, उस दिन से लेकर अब तक महाशक्तिशाली रूस को मैदानी जंग में उतनी कामयाबी नहीं नजर आई जितना उन्होंने मिसाइल की गूंज सुनाने से पहले सोच कर रखा था। मिसाइल भी चली, टैंक भी गूंजे, धमाके भी सुने गए, गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन सहमा भी, लेकिन अडिग रहा और रूस की सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करके यूक्रेन ने रूस से अपने कई इलाके वापस हासिल भी कर लिए। यही वजह है कि जंग को हाथों से निकलता देख पुतिन ने अब यूक्रेन पर तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों के प्रोग्राम के लिए गीक, गेमर्स और आईटी टेक्नीशियंस की एक फोर्स तैयार कर ली है। यानी गेमर्स और आईटी के योद्धाओं की वो खूंखार सेना जो अब कैलिब्र मिसाइल भी संभालेगी।
KH-101 की कमान भी देखेगी। क्रूज मिसाइल पर भी उनकी नजर रहेगी। यानी रूस अब हथियार नहीं, दिमाग के सही इस्तेमाल से जंग को फतह करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। रूस ने इसका जवाब तबाही मचा कर दिया, यूक्रेन की जमीन को दहला कर दिया। अब पुतिन की यंग गेमर्स और टेक्नीशियन वाली सेना का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना होगा। मकसद फ्रंट फुट का रहेगा और गेमर्स के साथ IT एक्सपर्ट नेवल हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर तक मॉस्को में बैठकर अपनी रणनीति को शुद्ध नीति में बदलेंगे। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो तबाही की ऐसी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुतिन उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। पुतिन का नई सेना को तैयार करना और भरोसा जताना महायुद्ध में नई नीति को जन्म दे रहा है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं, मैदाने जंग में खड़ी पुतिन की सेना अब प्रोफेशनल सेना नहीं है। निचले स्तर पर ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिनके पास फैसले लेने का अधिकार हो, जंग के मैदान पर कोई पहल करने वाला ना हो, युद्ध की रफ्तार तेज हो पर सैनिकों का प्रदर्शन धीमा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये समझना कभी आसान नहीं रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई खबरें भी सामने आई। खबर ये कि रूस के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट लगी है। लेकिन पिछले दिनों की तस्वीरों ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही की सूरत में दुनिया भर में दिखा दिया कि पुतिन ना कमजोर पड़े थे ना है। तभी तो युद्ध के बीच में उनकी नई सेना पर भरोसा एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन को सेना और मिसाइलों से ज्यादा भरोसा अब युद्ध में उनके ग्रीक गेमर और IT एक्सपर्ट पर है, जो तबाही का तांडव मचाने वाले रूस को जंग के मैदान में नई ऊर्जा ही नहीं, वो तकनीक भी देंगे जिनके दम पर पुतिन यूक्रेन में फतह का झंडा गाड़ सके। बेलिंगकैट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने नई खूंखार सेना के सदस्यों को मिसाइल लॉन्च का प्रभारी बना दिया है, जिसमें से कई IT एक्सपर्ट और कई कंप्यूटर गेम के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कई ने 2016 से 2021 के बीच सीरिया के राजधानी दमिश्क में रूस के सैन्य कमांड सेंटर में भी काम किया था। उस वक्त पुतिन की सेना ने देश में क्रूज मिसाइलों को तैनात किया था। सेना से दूर दूर तक नाता नहीं रखने वाले इस टीम के 4 सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी उम्र महज 24 साल है, लेकिन IT और कंप्यूटर विज्ञान में उन्हें महारत हासिल है। उनकी सैलरी एक रूसी सैनिक की तुलना में कहीं बेहतर है। रूस ने अब तक जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के हक में एक और बात है, पश्चिमी देश उसे हथियार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन पुतिन अकेले दम पर जंग के मैदान में खड़े हैं। अपनी रणनीति को वो युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। Вот сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись. फरवरी में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ये वो वक्त है जब रूसी सेना कमजोर नजर आई थी। क्रूज मिसाइलों के सटीक निशाने का दावा करने वाला रूस युद्ध में कई जगह पर फेल दिखाई दिया था और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे खूंखार कमांडो को युद्ध की बागडोर सौंप दी है। पुतिन की इस खूंखार सेना की कमान कर्नल इगोर बैगन्युक के हाथों में रहेगी, जिन्हें इससे पहले सीरिया में उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। 8 महीने की जंग के बाद भी रूस की कामयाबी यूक्रेन के पूर्व में और दक्षिण में कुछ इलाकों तक ही सिमटी रही है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए उत्तर पूर्व में खार्किव इलाके पर रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका छीन लिया है, जिसके बाद रूस की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे। जिसके बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया था। Уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. अभी ये साफ नहीं है कि पुतिन की इस युद्ध नीति से क्या बदलेगा। पुतिन की नई खूंखार सेना की कमांड से
यूक्रेन हथियार डाल देगा या फिर सुरक्षा व्यवस्था को और खड़ा कर देगा। आईटी एक्सपर्ट की टीम ज़ेलेंस्की को कोर्ट गेम ट्रैप कर लेगी। वॉर रूम में ज़ेलेंस्की की सीक्रेट चैट क्या पुतिन को जीत दिला देगी? यूक्रेन पर अब तक हुए साइबर हमले में रूस की आईटी आर्मी का हाथ है या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन अब पुतिन की साइबर सेना की पहली घुसपैठ जो होगी वो ये कि वो डिनायल ऑफ सर्विस लॉन्च करे ताकि यूक्रेन के टारगेट्स को बर्बाद किया जा सके। इसमें सरकारी संस्थान, यूक्रेन के बैंक और यूक्रेन के बिजनेस सेंटर शामिल हैं और इसी तरकीब पर वो आगे भी बढ़ रहा है। रूस ने पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के चलते यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर तकरीबन तबाह हो गए। यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन बर्बाद होने से लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, तो कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पुतिन वो सब कर रहे हैं जो उन्हें महायुद्ध में जीत के करीब ले जाएगा। पुतिन अगर अपनी साख बचाकर रखना चाहते हैं और अपने नागरिकों का सम्मान हासिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें हर हाल में यूक्रेन में जीत हासिल करनी होगी। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। कालिब्र मिसाइल जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है, 6.20 मीटर की यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल हवाओं से बात करने वाली KH-101 जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है, 7.45 मीटर के रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। सरमत रूस की सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 15,880 मील प्रति घंटे की गति से लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। ये दुनिया की सबसे वजनी मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल अपने एक ही वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। किंजल तो आसमान से जमीन में दम दिखाने के लिए रूस के पास किंजल मिसाइल है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। किंजल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमला करती है। इन मिसाइलों के दम पर और आईटी एक्सपर्ट की नई सेना के दम पर पुतिन उन इलाकों में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं जहां से नाटो संगठन उनके नाक के नीचे तक आ सके। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करके ये संकेत दिया है कि वो रूस की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस को उम्मीद थी कि वो यूक्रेन जंग को थोड़े दिनों में खत्म कर उसका वजूद मिटाकर रख देगा, लेकिन ना तो यूक्रेन हार मानता दिख रहा है और ना ही रूस पीछे हटता दिख रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से जान बचाकर पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं। गेहूं, क्रूड ऑयल और गैस जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप है। जंग ने दोनों ही देशों के रणनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। पुतिन को मिले ईरान वाले ड्रोन्स ने यूक्रेन में कहर ढा दिया है। ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से इसका जवाब भी तलाश रहे थे और आखिरकार ज़ेलेंस्की को पुतिन के ड्रोन्स का जहरीला जवाब मिल ही गया। ज़ेलेंस्की के हाथ लगा ये वो हथियार है जो ज़ेलेंस्की के जोश को और भी हाई कर देगा। ज़ेलेंस्की के शापित ड्रोन्स वाली ये स्पेशल रिपोर्ट गौर से देखिए। ज़ेलेंस्की के पास जीत वाली तलवार, नए हथियार से पुतिन की परमाणु वाली बोलती होगी बंद। यूक्रेन को मिला नया दोस्त, स्मार्ट शूटर स्मैश। ज़ेलेंस्की का नया दोस्त बेहद घातक है, डेडली वॉर करता है। दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाली इसके पास जबरदस्त शक्ति है। मिसाइलों जैसी ताकत है, मिसाइलों जैसी रेंज है, लेकिन वजन मिसाइलों से बहुत कम। निशाना भी क्रूज मिसाइल जैसा सटीक है, लेकिन कीमत उससे कम। रडार को भी चकमा दे दे, लेकिन फाइटर जेट से रख रखाव कम। ये है मेड इन इजराइल स्मार्ट शूटर स्मैश।
रूस के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए इजरायल अब यूक्रेन के पाले में नजर आ रहा है और यही वजह है कि उसने अपने सबसे घातक एंटी ड्रोन सिस्टम को ज़ेलेंस्की के खेमे को देने का वादा कर दिया है, जिसकी मदद से यूक्रेन के सैनिकों को जंग के मैदान में दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने में आसानी होगी और ज़ेलेंस्की रूस को ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने में कामयाब होंगे। युद्ध में तबाही के 8 महीने होने चले, बर्बादी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया के माथे पर अब बल डाल रही हैं। चिंता के इन सिलवटों के बीच, ईरान के जहरीले ड्रोन से रूस वाले हमले के बीच, ज़ेलेंस्की को इजराइल से वो मिल रहा है जिसके लिए ज़ेलेंस्की ना जाने कई बार अपील कर चुके हैं। ये हथियार ज़ेलेंस्की के हाथ को मजबूत, बेहद मजबूत बना देगा। टारगेट पास हो या दूर, इसके निशाने पर जो भी आएगा वो मारा जाएगा। रिमोट से कंट्रोल होने वाला इजराइल का यह घातक हथियार अपनी शक्तिशाली रेडार की मदद से दुश्मन का ठिकाना आसानी से भांप लेता है, सटीक जानकारी के साथ दुश्मन के किले को ध्वस्त कर देता है और एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना इजराइल से मिले शार्प शूटर को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुकी है और ड्रोन पर लोड होने के साथ ही ये तबाही मचाने को तैयार है जो रूस की हवा को बारूदी गंध में तब्दील कर देगा। दावा ये भी है कि रूस के पास मौजूद ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना इसे अपने सबसे घातक हथियार के तौर पर देख रही है। हालांकि इस सौदे को लेकर अब तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 दुनिया भर में बेजोड़ है। ये एंटी ड्रोन वेपन कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है। इस सिस्टम का डिटेक्शन और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन बेहद सटीक है। मतलब ये कि यूक्रेन ने रूस के कामिकाजे का तोड़ ढूंढ लिया है और मैदान में निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। जो कामिकाजे पिछले कई दिनों से यूक्रेन के पसीने छोड़ा रहा था, यूक्रेन के शहरों पर कहर बरसा रहा था, पावर प्लांट को तबाह कर रहा था, अब उससे निपटने के लिए स्मैश मैदान में आ चुका है। स्मैश 2000 को इजराइल की कंपनी स्मार्ट शूटर ने तैयार किया है, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम 1 शॉट 1 हिट के फॉर्मूले पर काम करता है और आसमान में उड़ते ड्रोन को निशाना बनाने में माहिर है। स्मैश का मेन काम ड्रोन्स अटैक को नाकाम करना है। रूस से निपटने में ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। एक स्मैश 2000 की कीमत 10 लाख से भी कम है। इसके दुश्मन ड्रोन्स को 120 मीटर की दूरी से मार गिराया जा सकेगा। महायुद्ध के बीच में छोटे ड्रोन यूक्रेन के लिए बड़े खतरे साबित हो रहे हैं, खास तौर पर जब एक साथ कई छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इजराइल का यह स्मैश दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। माना जा रहा है कि इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम शार्प शूटर की मदद से यूक्रेन एक बार फिर बाजी पलट सकता है। दावा यह भी है कि इस हथियार की सप्लाई से पहले शाहिद 136 ड्रोन की पूरी जानकारी जुटाने के लिए इजराइल के ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन भी पहुंचे थे। युद्ध में इजराइल के स्मैश का मुकाबला जिस शाहिद 136 से है, मैदान में वो भी कुछ कम नहीं है। ये ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में माहिर। शाहिद 136 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। शाहिद 136 टारगेट से टकराकर बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ईरान में शाहिद 136 को उड़ता बम भी कहा जाता है। शाहिद 136 रिमोट से कंट्रोल होता है और विस्फोटक से लैस। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यह भी दावा किया कि यूक्रेन जंग में ड्रोन की कमजोरी सामने आने के बाद रूस उसे और मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि यूक्रेन से जंग करते करते रूस वहां तक पहुंच चुका है जहां उसके पास आगे मैदान में टिके रहने के लिए गोला बारूद तक नहीं बचा है। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद कम से कम 23 रूसी KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुके हैं, यानी तकरीबन 25% हिस्सा तबाह हो चुका है। जिस KA-52 हेलीकॉप्टर का जिक्र हो रहा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में तांडव मचाने के लिए जाना जाता है।
Ka-52 एलिगेटर 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के किले में घुस सकता है और 545 किलोमीटर की रेंज के साथ उसके किले को ध्वस्त कर सकता है। Ka-52 को टैंक आर्मर्ड व्हीकल चॉपर को निशाना बनाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। करीब 10,000 किलो वजन के साथ 5500 मीटर पर उड़ सकता है। Ka-52 में ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम होता है। सर्विलांस के लिए बेहद ही मुफीद माना जाता है। Ka-52 बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और हवाई जहाजों को नष्ट कर सकता है। Ka-52 एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लगातार ही रूस ने यूक्रेन की जमीन को बारूद से भर दिया, मिसाइलों की बारिश कर दी और टैंकों से तबाही का इतिहास लिख दिया। दावा यह किया जा रहा है कि अब जब युद्ध तेज हो रहा है तो रूस का बारूद कम पड़ने लगा है। इसलिए रूस ने अपने Su-57 को स्टेज 2 इंजन के साथ मॉडिफाइड करके उसके ताकत का लोहा मनवाने की सोची है। इस फाइटर जेट को चलाना बेहद आसान है। किसी भी मौसम में किसी भी टारगेट को ये आंख झपकते मिट्टी में मिला देता है। दिन हो या रात, सुबह या शाम, इसके बारूद से दुश्मन की धरती ढक जाती है और इसमें मौजूद हथियार इसके पायलट को शक्तिशाली बनाते हैं। अब Su-57 तकरीबन 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकता है। 66,000 फीट तक ये उड़ान भरकर अपने टारगेट को सेट कर सकता है। परमाणु मिसाइल फायर करने में सक्षम, एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने में सक्षम, अमेरिकी F-35 की तुलना में काफी बेहतर, छिपे टारगेट को खोजने और अटैक करने की नजर, शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस। Su-57 में अब नई तलवार सी धार दिखाई देगी। रूस जंग में कमजोर देखने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है। उधर ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शनों के बीच अमेरिका का आरोप है कि रूस ईरान को प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे विरोधियों के प्रदर्शनों पर नकेल कसी जा सकती है। Iran's leadership is facing a problem of its own making. And it continues to accuse the U.S. of instigating these protests. And let's be clear, these protests are about the Iranian people and their demands. And we also are trying to be very careful to not play into the regime's disinformation about the United States being behind these protests. And our policy is designed around finding practical ways to support the Iranian people with the tools that this administration has in its arsenal to support the Iranian people in the face of the brutal, violent crackdown, the internet disruptions, and the denial of basic human rights and the state-sponsored violence that we're seeing. ड्रोन, बारूद, मिसाइल, टैंक, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने सब देखा। रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ड्रोन का डर फैला रही है, लेकिन बारूदी बारिश के लिए पुतिन को अभी तोप खाने की ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास अब होगा रूस के सैनिकों को मात देने वाला डेडली वेपन।